जी अपने आप को ना अनम्यूट कर लें आप। सो ओके, तो यहाँ तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक x k+1 माइनस एक्स के इज लेस देन इक्वल टू l पावर k x1 माइनस x0 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो thus for any j is greater or equal to 1, xk plus k minus xk is less or equal to, we can write by using triangular inequality। अब हम यहाँ पे अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि एक्स के प्लस जे है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के प्लस 1, लेट मी एडमिट एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के प्लस 2 माइनस एक्स के प्लस 1 प्लस सो ऑन एक्स के प्लस जे माइनस एक्स के प्लस जे माइनस 1। Here I can write, I may can write here, यानी कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज की है इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। हमने कुछ टर्म्स ऐड की हैं और कुछ माइनस की हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, ये इधर ये वाला रिजल्ट यूज करें इसका, तो ये आएगा एल की पावर के x1 माइनस x0। एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के की जगह पे ये आ जाएगा एल की पावर के टाइम्स x1 माइनस x0। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, एल की पावर के प्लस 1, यानी कि ये k प्लस 2 है, तो ये आएगा एल की पावर के प्लस 1 टाइम्स x1 माइनस x0। इट्स मीन के x1 माइनस x0 यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x0 ये कॉमन है सब में, तो ये हमने बाहर लिख लिया। तो l की पावर k प्लस n की पावर k प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, सो ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा l की पावर k प्लस j माइनस 1, l की पावर k प्लस j माइनस 1 x1 माइनस x0। तो l की पावर k कॉमन ले लेते हैं सब में से, 1 प्लस l की पावर j माइनस 1 x1 माइनस x0। तो इसका ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका हम लिख सकते हैं। सर ये जरा सेकंड स्टेप ना दोबारा जरा करवा दीजिएगा, नहीं समझ आ रही। यहाँ पे l की पावर k प्लस 1 जी ठीक है, तो एक l की पावर k प्लस j माइनस 1 ये वाला। ओके, लेट मी admit मुझे दोबारा ये ओपन करना पड़ेगा आई थिंक।
into differential equation. जी ओके ये यहाँ तक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस आर इक्वल टू आएगी एल की पावर के टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स फ्रॉम हियर। इसी तरह यहाँ से आएगी एल की पावर के प्लस वन और यहाँ से आएगी एल की पावर के प्लस के माइनस वन। ये ऊपर वाले इनइक्वालिटी को यूज कर हम लिख सकते हैं। और एक्स की पावर वन माइनस जीरो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये कॉमन है तो ये हमने बाहर जो इसके बाहर लिखी है वैल्यूज, और एल की पावर के कॉमन ले लिए, वन प्लस एल की पावर जे माइनस वन। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका सम हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए वन आ जाएगा तो वन माइनस एल पावर जे और वन माइनस एल, एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू हियर आई कैन राइट x1 minus x0 l की पावर k, this is again less than, less or equal to this thing. ये 1 minus l की पावर j है, तो अगर हम इसको नहीं लिखते तो this must be bigger because l is less than 1. This is less than 1. So since l is less than 1, we have that अगर हम limit k tends to infinity apply करते हैं तो this must be 0. So xk plus j minus xk tends to 0 as k tends to infinity. So xk is the Cauchy sequence. ये Cauchy sequence की definition है. This is the definition of the Cauchy sequence. So that xk is the Cauchy sequence and therefore it converges to some x star in I. Then we have that f of x star minus x star is less or equal to, अगर again इसको ऊपर triangle inequality use की हमने, तो f of x star minus xk plus xk minus x star is less or equal to L times again what is this? This is f of xk minus 1. So xk is equal to f of xk minus 1. ये जो हमने शुरू में जो यूज किया था यहाँ पे जो substitution थी, let me go up here. Here from here I can write this value xk is equal to f of xk minus 1. So xk minus x star and which converge to 0 as k tends to infinity. हमें पता है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, हर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इस मीन उसमें जितनी भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होंगे। ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, इट मींस दैट दिस टेंड्स टू 0 which converge to 0 as k tends to infinity, and hence अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहे it means that f of x star is equal to x star and f has a fixed point. जी जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। x स्टार से x स्टार जो है ये क्या चीज है इसमें? अगर सीक्वेंस कोशी हमने खुद से लेट किया है। अगर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑफ कोर्स उसी में कन्वर्ज करेगी ना। अगर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इट मीन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो उसकी लिमिट भी तो होगी ना, उसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना। सो वी से दैट इट कन्वर्ज टू सम x स्टार इन i, यानी कि उस इंटरवल में अगर कन्वर्जेंट है कोची सीक्वेंस तो इट मींस कि उसकी कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना उसके अंदर। यस सर। सो x स्टार इज द लिमिट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट f हैज अ फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट यूनिक है कि नहीं। स्टेटमेंट ऊपर ये थी कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फिक्स पॉइंट। Let I be the closed interval in R and let f from I to I be a contraction in I.
then f has a unique fixed point. ये unique हमें एक fixed point prove करना है, which means that कि अगर let's say अगर दो fixed point, as for the uniqueness, suppose y star is another fixed point of f, then x star minus y star is equal to f of x star minus f of y star. जाहिर है ये अगर इसके fixed point हम इस तरह लिख सकते हैं. Again by using the contraction, f is contraction since, so less or equal to L times x star minus y star, and L is strictly less than 1, so we can write less or equal to x star minus y star. So this absolute value is less than this, which implies that x star is equal to y star. It's not possible. So which implies that x star is equal to y star. ये दोनों जो हमने different suppose किए थे, actually वो दोनों same हैं. So there exists a unique fixed point. The statement of theorem 6.7 remains valid if instead of the real functions. एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर वो x स्टार को y स्टार के इक्वल हम इम्प्लाइज कर रहे हैं कि इम्प्लाइज x स्टार इज इक्वल टू y स्टार. जी. तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें. x star minus y star एक्चुअली हम दो हमने प्रूव करना है कि यूनिक फिक्स पॉइंट है. इट मींस दैट कि अगर हम दो डिफरेंट अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स, तो अगर दो फिक्स पॉइंट, यस सर. यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेशन हमने इस तरह कैलकुलेट किया कि x star minus y star एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x star minus y star is equal to f of x star minus f of y star. We may write because x star is the fixed Yes, point sir. of f and y star is the fixed point of f, so we may write here this thing is equal. f It of is y clear. स्टार. ओके. उसके बाद हमने इसके ऊपर यस सर. कंडीशन यूज की है, since f is contraction, so it is less or equal to L times x star minus y star. So again it is less than strictly less कंट्रैक्शन than. की वजह से यहाँ से l खत्म हो गया. जी बिल्कुल. L खत्म since L is strictly less than 1, so ये inequality sign जो है ना वो strictly इसमें convert हो गई है less than में. ये अगर ये L जो है वो strictly less than 1, हमने वो वाली यूज की है, x star minus y star, which implies that x star is equal to y star. यानी कि ये देखें ना, ये दो इन दोनों के absolute value less than आ रही है, which means that it is not possible. So these Yes, these both are equal. X star is equal to y star. ये काशी सीक्वेंस वाला यानी सर ऊपर आपने करवाया ना सर, काइंडली इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, ये ऐसे समझ नहीं आई. काशी सीक्वेंस वाला जो This is the definition of the Cauchy sequence, and you can see, you can look here. Here the definitions are also, you may read this definition. We say the sequence of the real numbers x is Cauchy sequence if xm minus xn tends to 0 as mn tends to infinity. यानी कि ये Cauchy sequence के definition. यस सर. ये हमने कंट्रैक्शन का फिक्स पॉइंट थ्योरम का हमने रिजल्ट जो है ये प्रूव कर लिया. नेक्स्ट हम इसी को यूज करके तो हम अपना मेन रिजल्ट प्रूव करेंगे. द की ऑब्जर्वेशन फॉर प्रूविंग द एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस इन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और इंटीग्रल इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट. Also observe that equation 6.9 can be written as this thing. यानी कि ये भी ये आइट्रेशन जो हमारे पास आएंगी, मैं आपको अभी शुरू से बता दिया था कि जब हम t एक मैपिंग डिफाइन करते हैं तो t को एक सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करेंगे. हमारे पास हमने इस तरह डिफाइन कर दिया, लेट्स से अगर ये x
1 है, इट मींस दैट हियर जैसे हमने आइटरेटिव इंटीग्रल डिफाइन किए थे लास्ट लेक्चर में, हमने आइटरेशन यूज की, आइटरेटिव मेथड अप्लाई किया था, उसी तरह हम यहाँ पर भी सॉल्यूशंस जो है ना वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे जब हम टी को अप्लाई करेंगे। हम टी को उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होगी। अगेन एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास जब हम टी को अप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। इट मींस के जब हम टी को फॉर एग्जांपल एक वैल्यू चूज की है, उसके ऊपर टी को अप्लाई किया, टी को एक्स के ऊपर अप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया लेट्स से x0 आ गया, उसके बाद फिर अप्लाई किया x1 आ गया, फिर अप्लाई किया x2 आ गया, फिर अप्लाई किया x3 आ गया। तो हम एक वक्त आएगा कि जब हम t को xm के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर xm ही आ जाएगा। इट मींस के देयर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉइंट, हमारे पास फिक्स पॉइंट मिल गया हमें। तो जब फिक्स पॉइंट मिल जाएगा तो इट मींस के हमारा जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। इट मींस वी आर डन कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फिक्स पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि ये लिखा गया है the solution x of t of the initial value problem is a fixed point of the operator t and converse is also true. Now we are ready to state and prove the theorem on the existence and uniqueness. Assume f is continuous on the set D and ellipsis in x. If t0 x0 is arbitrary point in G, then the initial value problem has a unique solution. ये वही स्टेटमेंट है जो पीछे हमने लास्ट लेक्चर में हमें किया था कि अगर f कंटीन्यूअस फंक्शन है ओवर सम डोमेन D और ellipsis कंटीन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि इस there exists a unique solution of that one initial value problem. So let us define the distance between two continuous function in interval AB as the distance between 2 points is equal to maximum of t belongs to AB and absolute value of x1 minus x2. यानी कि ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीट्रिक। अगर हम सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के ऊपर मीट्रिक डिफाइन करें तो हम इसका डिफाइन करते हैं दिस इज द मीट्रिक, एक्चुअली मीट्रिक डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। Then usually fact that f is ellipsis with respect to x, we have ये ellipsis continuous की definition है, हम लिख सकते हैं f of tx1 minus f of tx2 is less or equal to l times, ये ellipsis continuous की definition यूज की है। So again this is the maximum value, so it must be greater or equal to l times distance between x1 and x2। ये तो एक है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अगर हम मैक्सिमम लेते हैं डिस्टेंस जो मैक्सिमम है ओवर द इंटरवल, सो इट मस्ट बी ग्रेटर, दिस थिंग मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस वन डिस्टेंस। ये तो पूरा सेट है, पूरे सेट के ऊपर मैक्सिमम आता है डिस्टेंस, सो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो मींस कि ये डिस्टेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा। Thus, for the operator in 6.10, हेलो, क्लास आवाज आ रही है किसी को सर की? नहीं है। स्टूडेंट एक मिनट होल्ड करें जरा, मैंने खुद यूज की है। और आपकी बात नहीं आ रही। सर ने खुद को म्यूट किया हुआ है, सर अनम्यूट किया हुआ है।
क्लास में पॉइंट अगर किसी को क्लियर हुआ है तो काइंडली ये बता दें। ये सर ने जो लिखा है f of t x1t minus f t x2t is less than or equal to जी l जी x1t स्टूडेंट minus सॉरी x2t is less than or equal to हाँ जी ठीक है जाओ तो मैं कर लेना ठीक है मैं रास्ता करना जी स्टूडेंट्स सॉरी अभी जैसे कि यहाँ पे हम लेट मी अच्छा इसमें ये है, ये जो आप क्वेश्चन कर रही थी अभी सर, पता नहीं वो म्यूट पे ही है, तो ये जो मैक्सिमम उन्होंने लिखा है ना ऊपर वाली इक्वेशन जो है डी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू मैक्सिमम, अगर वो मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहां भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल होगा। तो वो वहां वो वाला जो मैक्सिमम है ना, यहाँ पे वो लेस देन में इनइक्वालिटी में आ गया, तो इनइक्वालिटी में आने की वजह से हम वो मैक्स तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड जो है ना वो एलडी के साथ यूज कर रहे हैं, इधर एक्सट्रीम राइट ये साइड देखें ना एलडी ऑफ x1 x2। ये देखें सॉरी बिल्कुल ठीक कह रही थी आप कि अगर हम ये मैक्सिमम है डिस्टेंस जो है ना वो एक्चुअली मैक्सिमम है, ये एक सेट के ऊपर है, यानी कि व्हाट इज दिस इज सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल द कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी कि x1 कंटीन्यूअस फंक्शन x2 भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, पूरे इंटरवल के इसमें ऊपर इंटरवल हमने ए से मैक्स लेके बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने ये एक आर्बिट्रेरी था, ये एक आर्बिट्रेरी है उस सेट से, तो जो डिस्टेंस है वो मैक्स जो है वो तो ऑफ कोर्स कि ये सबसे बड़ा होगा, पूरे सेट के ऊपर ये जाता है। सो यहाँ पे लेस आर इक्वल टू एट टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। इज इट क्लियर? अभी ये जैसे कि ये इज्जत एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें ये बिल्कुल ठीक कह रही थी, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Thus for the operator in 6.10 we have that tx1 minus tx2 absolute value, I can write t0 to t f of s x1 minus f of s x2, ये जो ऑपरेटर ऊपर डिफाइन किया ना 6.10 में, दिस यहाँ इसी को हमने x2 t of x2 minus t of x1, तो x0 कैंसिल हो जाएंगे, तो t0 to t f of s x1 x2 minus x1, तो इसको हम यूज करते हैं 6.10 को हियर। अगर हम 6.10 को यूज करते हैं तो इट मींस दैट f of s x1 minus f of x2 2 of s ds, and here again use this inequality, ये जो ऊपर हमने प्रूव किया है ना f of t x1 of t, इसको हमने यूज किया अब यहाँ पे, तो this thing is less or equal to L times distance between x1 and x2, so L less or equal to L times distance between x1 and x2, और ये इंटीग्रेशन था, ये ऑफ कोर्स ये रियल नंबर है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगे t0 से t पे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस t0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t माइनस t0। तो हेंस अगेन हमने t को अप्लाई किया, अगेन हमने t ऑपरेटर को अप्लाई किया, दैट इज द कंपोजिशन, t को अगेन हमने अप्लाई किया है इसी के ऊपर, तो t स्क्वायर x1 माइनस x2 माइनस t स्क्वायर x2 2 ऑफ t, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम इसकी लिखते हैं तो इट मींस दैट f of s t of, ये कंपोजिशन में हम लिख सकते हैं ना t ऑपरेटेड ऑन t of x1, ये कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन में हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो L टाइम्स अगेन इसके ऊपर अगेन ये प्रीवियस जो इनइक्वालिटी है वो यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे कि हमने ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी यूज की थी, ये वाली, सॉरी आई थिंक ये इनइक्वालिटी हमने यूज की है नेक्स्ट स्टेप में, इसी तरह ये वाली इनइक्वालिटी हम इधर यूज करेंगे, तो ये हमारे पास जो
न्यू स्टेप आएगा लेस आर इक्वल टू l स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 t माइनस t0 स्क्वायर सो ओवर 2। ये s माइनस टी, ये देखें ना, जब इधर वैल्यू पुट करेंगे ना ऊपर से t माइनस t0, तो ऑफ कोर्स t वेरिएबल जो है ना वो s में कन्वर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर हम ds के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो s माइनस t0 here there is some mistake, it should be here ds, यहाँ पे ds होगा, ये बाय मिस्टेक बुक में नहीं लिखा गया, so it would be here ds l square d times x1 and x2 and t minus t0 s minus सर इसमें s माइनस टी नॉट जो आया है वो वहाँ पे t माइनस टी नॉट नहीं था ना? t माइनस टी नॉट ही आना था, लेकिन देखे ना ऊपर जो फंक्शन है हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू s, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना, t वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा s में, हमने s के लिहाज से इंटीग्रेट करना है बिकॉज लोअर लिमिट इज t0 एंड अपर लिमिट इज t, तो हमें डिफरेंट वेरिएबल यूज करना पड़ता है। जब ऊपर देखें ना, ऊपर अपर लिमिट t है, तो अपर लिमिट t है, तो जब हम वेरिएबल यूज करेंगे वो s होगा, यानी कि t को s में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि जो ऊपर देखें, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने एग्जांपल ये की, ये देखें हियर, जब e की पावर x को हमने पुट किया इधर f ऑफ x की जगह पे, t ऑपरेटेड ऑन e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x e की पावर t f ऑफ t, एक्चुअली ये तो f ऑफ x होना चाहिए, व्हाट इज, Yes sir. इज इट क्लियर? Yes sir. हाँ, ये देखें ना, ये हमें वो वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, एक्चुअली हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो 0 ओवर x के ऊपर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे f ऑफ s ds लिख लें, यानी कि अदर देन x यूज करना पड़ेगा। Okay sir. इसी तरह बाय द फॉलोइंग द सेम रीजनिंग वी गेट t की पावर k x1 माइनस t की पावर k x2 लेस देन लेस आर इक्वल टू, अगर ये t स्क्वायर था तो l स्क्वायर का डिस्टेंस बिटवीन l की पावर k डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 and t minus t0 power k over k factorial and less are equal to l की power k b minus a this thing t minus t0 what is this, t minus t0 and b minus a, it is let me go up in the domain, this is from the domain, what is the domain here in the theorem, this is the domain is b minus a, यानी कि जो t है from a to b है, तो it means that जो t0 है, t0 of course t0 and t minus t0 must be less or equal to b minus a, यानी कि ये उससे less or equal to, Yes. ये इस डोमेन से आया, यानी कि वो जो है ना, Yes sir. वो डोमेन से आया, it means that less or equal l की पावर k b minus a की पावर k के factorial, however we know that the series is convergent, ये series convergent है, we can prove this one by using ratio test, by using ratio test we can prove this one is convergent, this series is convergent, so we must have this thing must be less than, strictly less than 1, ये एक रिजल्ट है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, so there exists this thing, यानी कि अगर हमारे पास ये एक और बुक में रिजल्ट है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है ऑफ दिस, अगर ये हम केथ टर्म ले लें और ये सीरीज कंस्ट्रक्ट करें, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट, इट मींस दैट दिस थिंग मस्ट बी लेस देन 1 एंड देयरफॉर tk, अब tk जो है वो अब देखें, ये tk x1 माइनस tk x2, अगर ये लेस देन 1 है तो इट मींस दैट दिस tk इज कॉन्ट्रैक्शन, tk जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, which implies that it has unique fixed point x of t, और अगर ये यूनिक फिक्स पॉइंट है इस इंटीग्रल इक्वेशन का, तो इट मींस दैट के इक्विवेलेंटली ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का भी फिक्स यूनिक फिक्स पॉइंट, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, सो वी हैव प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक फिक्स पॉइंट हो तो वही उसका सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर यूनिक यानी कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता हो तो समझ लें कि हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, उसके एग्जिस्टेंस प्रूफ कर लिए, यानी कि
जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है. We have established that the initial value problem has a unique solution if the right hand side f is continuous in xt and ellipsis in x. Next, we study some simple problem that can be modeled as initial value problem of ordinary differential equation in one dimension case. I think the picture is not next ना ये clear नहीं आ रही, तो आप खुद से देख सकते हैं इसको ना, ये आप खुद से स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, तो आप कल कीजिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा. और ये फिक्स पॉइंट मैं डायरेक्टली इस पर रिजल्ट को प्रूव कर सकता था, लेकिन इससे पहले जो ये रिजल्ट था मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा इसके अकॉर्डिंग. अगर हम इसको पहले प्रूव कर लेते हैं कि यूनिक फिक्स पॉइंट कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो वो ठीक रहा. हमें वो रिजल्ट जो है ना, वो सबसे पहले जो बेसिक रिजल्ट था वो प्रूव करना चाहिए था, जो हमने किया. आई थिंक मुझे ये बुक दोबारा ओपन करना पड़ेगा. सर ये जो बुक है जी, जिस बुक से आज आप करवा रहे हैं, हाँ जी. इसमें से 6.1.1 सिर्फ यही टॉपिक आप देख लें, आप देख लें, आपको इनमें से कोई भी चीज इंफॉर्मेटिव लगती है ना, तो आप देख सकते हैं. मैं आपको ऑरली बता सकता हूँ. अभी मैं ना ये देख रहा था, इसके अंदर ये मुझे ना अभी एक मिनट देखने दें, स्क्रीन शेयर करके, तो मैं देखता हूँ गूगल ओपन करके. मैं अभी ये एक आपको जो यानी कि जो हमें चीजें डिस्कस करनी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. हमने ये एग्जिस्टेंस रिजल्ट, सर वो ये बात सुने, हमने एग्जिस्टेंस रिजल्ट्स प्रूव करने के बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि लीनियर सिस्टम वो डिस्कस करने हैं. उसके बाद हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है, ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शंस जिसमें लैप्लानो फंक्शन आएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर सिस्टम लैप्लानो फर्स्ट मेथड यानी कि लैप्लानो फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे. स्टेबिलिटी फेस प्लेन सिस्टम और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. उसके बाद एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना, ये चीजें डिस्कस करेंगे. ये एक्चुअली ये दोनों कोर्सेज का मिक्स था. अभी मे बी इन नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं अगर कोर्स पढ़ाऊं, तो वो डायनामिकल सिस्टम्स पे होगा, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे. उसमें हम जो है ना वो डायनामिकल सिस्टम से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. ये है तो मिक्स ही है दोनों ऑलमोस्ट. थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये ज्यादा जरूरी था, इंपॉर्टेंट था कि ये बेसिक है. उसके बाद हम डायनामिकल सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, वो नेक्स्ट कोर्स में होगा, नेक्स्ट लेक्चर में. और इसमें हमने यूनिक एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस, उसके बाद ये एक्सटेंडेबिलिटी, ये जैसे कि ये एक्सटेंडेबिलिटी है, डिपेंडेंस ऑन द इनिशियल कंडीशन, ठीक है. इक्वेशन ऑफ वेरिएशंस, फर्स्ट इंटीग्रल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ग्रीन फंक्शन, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम, ये भी डिस्कस करेंगे. आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, फोरियर सीरीज और स्टेबिलिटी, यानी कि ये चीजें डिस्कस करेंगे. एक्चुअली मेरे माइंड में था कि कुछ थोड़ा सा एडवांस इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि वन साइडेड ellipsis कंटीन्यूअस फंक्शन, वन साइडेड क्रोन कंडीशन, क्रोन फंक्शन, लेकिन वो मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा. मैं अभी ये बेसिक जो चीजें हैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहा हूँ, उन्हीं पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये रिजल्ट हम प्रूव कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो वर्क है, जो मेन वर्क है, वो हमारा थ्योरेटिकल है थ्रू, कि हम कैलकुलेशन यानी कि जैसे कि ये कैलकुलेशन है उन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे. मोस्टली हमारा जो है ना वो थ्योरेटिकल वर्क है. हमने रिजल्ट्स को प्रूव करना है, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को चेक करना है, और ये रिजल्ट्स जो पहले से ऑलरेडी रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं उन्हीं को अप्लाई करके तो हमें न्यू रिजल्ट्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करने होते हैं. तो ये वर्क थ्रू आउट थ्योरेटिकल, इसमें फंक्शन है. सर जो हमारा पेपर होगा तो उसमें जो थ्योरम और क्वेश्चंस की क्या रेशो होगी, मतलब 50-50% होंगे या 75% थ्योरम और 25%? ये डिपेंड करता है आपको. थ्योरम वाइवा होगा, उसमें थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो है ना वो आपने प्रूव करने हैं, ठीक है. रिजल्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए आपको. एक्चुअली मेन चीज ये है कि आपको, मैं समझता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप इन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को आप एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे.
इन रिजल्ट्स को अगर आप अप्लाई करना जान गए तो इट मीन के आप कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस हद तक इन रिजल्ट्स को यानी कि समझते हैं। जो एक्चुअली जब क्वेश्चन तो बाद में आते हैं, पहले ये जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं इनको लेके तो हम इन्हीं के अंदर यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये है कि जैसे ये देखें टूल्स था, तो हमने अभी सर अगर आप हमें बस एक इतनी सी फेवर दे दें जी कि हम हमारे पास आपने हमें 5 बुक्स शेयर की हैं ना ओडी की। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि एक बुक दे दें। सर हमें तो टॉपिक तो सब में ही होंगे। जी टॉपिक सब में होंगे, आप सबसे नहीं, या तो आप एक बुक से करवा लें, या हमें थोड़ा सा ना। आप ऐसा करें, सर वो आप ऐसा एक्चुअली करें अभी बुक यूनिवर्सिटी बुक्स मैंने में भी ज्यादा नहीं आ इसलिए रहे। फॉरवर्ड किए हैं ताकि आपकी मतलब आपके फायदे के लिए कि आप डिफरेंट बुक से चीजों को डिस्कस करें। मे भी कि अगर एक बुक से आपको थोड़ा सा यानी कि टफ लग रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में,